welcome back to my channel, and now we are going to study about standard and quality. Okay, so these are the topics that I will discuss in future, or you can say that in 2 or 3 days. Okay, here maintenance, sampling, quality control tool, process capability, quality in service sectors, Six Sigma, TQM, ISO, and quality in constructions, inventory line balancing, LPP. So basically these are the very topics. So I think I will cover up to the 11 or 12. LPP is already people have studied about it. Okay, so in this lecture I will go to focus on mainly maintenance and sampling. Okay, so let's start maintenance. तो मेंटेनेंस के टॉपिक में सबसे पहला टर्म है वो है रिलायबिलिटी. ठीक है, इसको हो सकता है मैं कहीं कहीं आर बोलूँ क्योंकि नाम थोड़ा टंग स्लिप हो जाता है ऐसे ऐसे नामों में, तो आर बोल सकता हूँ या रिलायबिलिटी भी बोल दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, तो सिंपली मैं यहाँ रीड करता हूँ. Reliability of a product of a system can be defined as the possibility that the product will perform its required function under the specific condition for a certain period of time. ठीक है, तो मतलब किसी कंडीशन में, मतलब कंडीशन देखो यहाँ पे क्या है, फॉर सर्टेन कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन. ठीक है, उसमें वो हमारा प्रोडक्ट रिलायबल है या नहीं है उस कंडीशन में. ठीक है, तो उसी को हम लोग रिलायबिलिटी कहते हैं. तो वो फंक्शन होता है टाइम का. ठीक है, टाइम का फंक्शन कैसे होगा इसको देखते हैं. अगर कोई भी बल्ब आप खरीद के लाए हैं, ठीक है, और वो टेस्टेड है, तो उसका क्या रिलायबिलिटी है कि वो लाए हैं तो वो मतलब काम करने के लिए उस कंडीशन में कैसा उसका रिलायबिलिटी है. तो उसके लिए क्या होगा, टी इक्वल टू 0 पे वो 100% रिलायबल है. ठीक है, इट मीन्स कि मतलब वो 100% वर्क करेगा उस सिस्टम में. ठीक है, ये रिलेबल है. बाद में क्या होगा हमको पता नहीं, लेकिन वो सिस्टम में रिलेबल है काम करने के लिए. ठीक है, उस कंडीशन में, स्पेसिफिक कंडीशन में. नाउ हियर यू कैन सी दैट एक प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट से बना होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C1, C2, CN अप टू CN एंड C3 समथिंग लाइक दैट. इस कंपोनेंट से बना हुआ है मेरा ये सिस्टम, राइट. तो जो कोई भी सिस्टम का रिलेबिलिटी डिपेंड करता है उससे इच कंपोनेंट्स पे. तो अगर मैं बात करता हूँ ये कोई सिस्टम है, तो इसका कंपोनेंट्स पे हमारा डिपेंड करेगा क्या, रिलायबिलिटी. ठीक है, ऑफ पूरा सिस्टम का. एक कंपोनेंट का जो रिलायबिलिटी है उस पर उसको मतलब उसके ग्रुपिंग के साथ, मतलब उसके कॉम्बिनेशन से ही हमारा सिस्टम का रिलायबिलिटी बनता है. ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, द रिलायबिलिटी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स अपॉन रिलायबिलिटी ऑफ इट्स कंपोनेंट, राइट. फॉर ए सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं, तो सीरीज कनेक्शन में मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि सीरीज बल्ब है, ठीक है, दिवाली के दिनों में आप सीरीज कनेक्शन करते होंगे, तो उसका रिलायबिलिटी क्या है. तो उसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो अगर एक बल्ब खराब हो तो पूरा लरी, मतलब जो पूरा सेट है वो नहीं जलेगा, तो उसका रिलायबिलिटी कम है. तो सीरीज कनेक्शन में क्या है, रिलायबिलिटी डिपेंड करता है प्रत्येक कंपोनेंट के रिलायबिलिटी पे. ठीक है, तो R1:R2:Rn. तो हमारा ये देख रहे हैं, तो इस कंडीशन से देखने से तो यही पता लग रहा है कि रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन रिलायबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट. ओके, हियर R=R1:R2:R3 एंड Rn. ठीक है, अब नाउ एक प्रॉब्लम करते हैं, इस प्रॉब्लम की बात करते हैं. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है, ए प्रोडक्ट हैज़ 2 कंपोनेंट, बोथ ऑफ ईच मस्ट वर्क फॉर ए प्रोडक्ट टू फंक्शन. ठीक है, their components, one has reliability of 80% and other has 90%. ठीक है, the reliability of the system. तो कैसे निकालेंगे, सीरीज कनेक्शन है तो हमारा रिलेबिलिटी निकालने के लिए क्या होगा, सिंपल, यहाँ पे सिंपल है. R=0.8 था और 0.9 था, 72%. तो आप देख सकते थे सिस्टम का जो रिलेबिलिटी है जो कम है अपना कंपोनेंट की रिलेबिलिटी से. ठीक है, द रिलेबिलिटी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल, ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ. तो सीरीज में RS लेस देन ऑलवेज R1:R2 ईच जो प्रत्येक कंपोनेंट का जो रिलेबिलिटी है उससे कम होगा. फॉर इक्वल, जो लेस और इक्वल होगा, इक्वल के लिए हर सबका रिलेबिलिटी 100% होना चाहिए. ये पॉसिबल नहीं है बट प्रैक्टिकली बट होना चाहिए. अगर RS के बराबर सबका
मल्टीप्लीकेशन आर एस इक्वल टू आर वन इज टू आर टू थ्री इक्वल टू आर, अगर इसको बराबर है तभी पॉसिबल है जब आर एस इक्वल टू वन हो और सारा मतलब 100% हो। वही कहने का मतलब है सबका 100% रिलेबिलिटी होना चाहिए। जैसे ही 1 से नीचे आएगा 0.8 इज टू इवन 0.999 इंटू 0.9 लेस देन 1। ओके, तो गाइज यहाँ पे फॉर इक्वल 100% रिलेबिलिटी वही बात बोल रहा है। अब देखो यही क्वेश्चन है, बेन अगर मान ली कोई सिस्टम है 0.9 इंटू 0.2 दोनों का रिलेबिलिटी है, तो सिस्टम का रिलेबिलिटी होगा क्या 0.9 इंटू 0.9 दैट इज 0.81 यानी 81%। सिमिलरली इफ वी कंक्लूड 3 पार्ट्स देन रिलेबिलिटी इज इक्वल टू 72.9%। एज नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सीरीज इंक्रीजेज रिलेबिलिटी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज, ऑब्वियस बात है। ठीक है, हाउ टू इंक्रीज रिलेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम, तो हम उसको क्या करेंगे पैरेलल कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कनेक्शन में लाएंगे तो हमारा रिलेबिलिटी इंक्रीज करेगा। हाउ, इसका एग्जांपल समझते हैं। आपके घर में लाइन है, ठीक है, तो लाइट आपके घर में और मान लिया वहाँ पे बैकअप के लिए आपने एक जनरेटर रखा हुआ है, ठीक है, तो जनरेटर और लाइन को क्या सीरीज में कनेक्ट करते हैं, नहीं बैकअप में करते हैं। तो रियलिटी वही है कि अगर लाइट कट भी गया तो क्या हुआ मेरा कि जो बैकअप जनरेटर है वो आपको लाइट दे सके। तो वहीं का बोल रहा है, जैसे मेन लाइन है जो मेरा मेन लाइन कनेक्टेड है और ये बैकअप के तौर पे हमारे जनरेटर रखे हुए, ठीक है। तो अब ये जो आपके हाउस में जो रियलिटी है बिजली का, ठीक है, वो कितना है, अब वो हो गया क्या, यहाँ पे हम कौन सा लगाएंगे, जो देखो अगर R1 है तो R2 कब काम करेगा, जब R1 फेल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलवर ऑफ R1 क्या होगा 1 - R1 और R2 तब वर्क करेगा। मीन्स अगर R1 इज ओके, R1 अगर 1 है 100% है तो ये इसका कंपोनेंट का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब R1 फेल हो गया, R1 फेल हो 1 - R1 देन R2 विल वर्क, तो R1 + R2 इज टू 1 - R1। नाउ रिलेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा R1 + R2 1 - R1 इंटू R2। तो कंपोनेंट का जो रिलेबिलिटी था उससे हाई हो गया, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में सिंपल यही याद रखना है कि जो कंपोनेंट का रिलेबिलिटी होता है वो सिस्टम की रिलेबिलिटी से कम होता है, मतलब सिस्टम का ज़्यादा होता है, राइट। अब क्वेश्चन है, टू पावर जनरेटर प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू ए फैसिलिटी दैट इज नेम एज ए बैकअप जनरेटर, right? The main generator has a reliability of 95% and other has 90%. सो सिस्टम को अगर कैलकुलेट करना है तो थ्योरम लगाएंगे, बाइनोमियल का ही थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा R1 + R2 - R1 इंटू R2, मतलब 0.95 है और 0.9 जब काम करेगा जब ये फेल हो जाएगा, तो इससे हमारा 0.9 समथिंग 95 से एवं ही आ रहा है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो ईच का कंपोनेंट है उससे मेरा ज़्यादा सिस्टम आ गया। ओके, नाउ the reliability of a system is always greater than reliability of individual components when they are connected in the parallel। ये तो पहले बोल चुका हूँ, तो वही चीज़ लिखा हूँ। अब एक क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, कंप्यूट द रिलेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम, इस सिस्टम का रिलेबिलिटी को कनेक्ट करें। ये देखिए दोनों पैरेलल में है, तो नॉर्मल से 0.8 + 1 - 0.8 इसका रिलेबिलिटी हो जाएगा। अब ये सीरीज में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा रिलेबिलिटी इतना हो जाएगा। इसको ट्राई कर सकते हैं खुद से। सिमिलर क्वेश्चन, ये दोनों का पहले निकालेंगे, इस दोनों का पहले निकालेंगे, फिर दोनों का रिलेबिलिटी हमारा क्या है पैरेलल है, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे 0.56 है, यहाँ पे 0.64 है, 0.6 + 0.56 तब वर्क करेगा जब 1 - 0.64 काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये करेंगे, फिर लास्ट में 0.9 या 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मेरा रिलेबिलिटी ऑफ सिस्टम हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि रिलेबिलिटी ऑफ सिस्टम हमारा सीरीज रिड्यूस कर रहा है बट पैरेलल हमारा इंक्रीज कर रहा है। ओके, नाउ पैरेलल की बात करते हैं। यहाँ पे देखो रिलेबिलिटी सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे क्या 0.9 वेन 0.9 वर्क, ये 0.9 का वर्क करेगा जब ये पहले वाला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जब ये वाला कब वर्क करेगा, जब ये वाला और ये वाला वर्क नहीं करेगा। 0.9 1 - 0.9 जो 1 - 0.8 0.999 है, तो 99.9% हाई रिलेबल सिस्टम, ठीक है। यू कैन सी दैट। तो रिलेबिलिटी प्रेडिक्शन यूजिंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्सपोनेंशियल मतलब कि अगर ये हम बात कर रहे हैं इसका क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, तो ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अगर नॉर्मल सा है तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो उसके हम लोग किससे बात करेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से बात करेंगे, ठीक है। सॉरी डिस्क्रीट बोलते हैं ना, कंटिन्यूअस टाइप का है ना, तो हम लोग बात करेंगे, राइट। तो क्योंकि R इज फंक्शन ऑफ FT, तो कंटिन्यूअस बोलना चाहिए, डिस्क्रीट बोल दिया मैं। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन इन द रिलेबिलिटी प्रेडिक्शन, राइट। इतना तो PDF हमारा क्या होता है, अगर मान लिया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो λ/λt, कोई प्रॉब्लम किसी को कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो RT = क्या जाएगा 1 - FT, तो ये CDF होता है, क्या होता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। FT = प्रोबेबिलिटी, ये ले लिया हमने। तो RT = क्या हो जाएगा 1 -
एफ टी को इंटीग्रेट कर दिया तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, राइट। ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, लैम्डा इज फेलवर रेट, हमारा फेलवर रेट कितना ये पे डिपेंड करता है लैम्डा, ठीक है। तो मान लिया एट टी इक्वल टू जीरो की बात करते हैं, आर टी हमारा इस तरह से आ गया, आर टी इक्वल टू जीरो की बात करते हैं तो जीरो, इसको एट टी इक्वल टू जीरो पे मेरा बल्ब होने का, फेल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, सॉरी फेल नहीं, रियलेबिलिटी उसका किसका, किसी बल्ब का, तो 1 होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो वहीं टी इक्वल टू जीरो पे 1 हमारा रियलेबिलिटी, तो एक्सपोनेंशियल हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रियलेबिलिटी मेरा डिक्रीज हो रहा है। फिर वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फेलवर इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे आगे फर्दर, कुछ टर्म है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फेलवर रेट रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये देखते हैं ना अभी। आर टी इक्वल टू क्या, ये हमारा फार्मूला आया है, आर टी इक्वल टू इट माइनस लैम्डा टी, राइट। फॉर लैम्डा ये 3 टर्म है, एम टी टी एफ, एम टी बी एफ और एम टी टी आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चलो डेफिनेशन देखते हैं। एम टी टी एफ क्या है, ये है मीन टाइम टू फेलवर, मीन टाइम टू फेलवर मतलब मीन टाइम टू फेलवर क्या, जब कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा, ठीक है, यहाँ पे परचेज किया और यहाँ पे आपने, आपका जो प्रोडक्ट है वो फेल हो गया, तो इसके बीच का जो टाइम है, मतलब ये लिखो फीको के लिए, चाइनीज माल के लिए, ठीक है, इस नॉन रिपेरेबल के लिए ये है, समझा, कि एक बार यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है उसको एम टी एफ कहते हैं, मीन टाइम टू फेलवर, मतलब परचेज से लेकर 2 फेलवर के बीच का टाइम बोल सकते हैं, परचेज से लेकर मतलब कि इसको एक ही बार यूज करना, चाइनीज माल है, तो क्या करेंगे कि इसको बोलेंगे एम टी टी एफ, ठीक है। नाउ अब जैसे एग्जांपल के लिए हम बोलते हैं बल्ब लिया, 4 बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब 3000 आवर चला, 4000 आवर चला, 4000, 5000 इस तरह, तो इसका एम टी टी एफ मीन ले लेंगे, तो 3000 प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 5000 डिवाइडेड बाई 4, दैट 400 इट इज एम टी टी एफ। वैसे ही एम टी टी भी होता है, एम टी बी एफ होता है, जो मीन टाइम बिटवीन फेलवर्स, मतलब ये रिपेयरेबल कंडीशंस के लिए। जैसे आपने एक बल्ब खरीदा, ठीक है, बल्ब खरीदा, मान लिया बल्ब खरीदा, ये फेल हो गया, राइट, यहाँ पे फेल हो गया, फिर यहाँ पे ये रिपेयर हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, रिपेयर हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे रिपेयर होने के बाद फेल हो गया, ठीक है। तो जो ये क्या बोलता है ना कि 2 फेलवर के बीच का जो टाइम है, इस फेलवर से लेके रिपेयर करने के बाद फिर से फेल हो गया, ठीक है। तो या मोबाइल का भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो 2 फेलवर के बीच का टाइम है उसको बोलते हैं एम टी बी एफ, मीन टाइम बिटवीन फेलवर्स, ठीक है, मीन टाइम बिटवीन फेलवर्स। तो ऑब्वियस बात है, इसमें कौन कौन सा टाइम कनेक्टेड है, देखो मान लिया रिपेयर मतलब न्यू प्रोडक्ट है, तो इसको बोल सकते हैं एम टी बी एफ, एम टी एफ एफ, यहाँ तो एम टी टी एफ था, एंड ये इसको रिपेयर टाइम बोलते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा रिपेयर में जो टाइम लगा है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बात की बात है, तो एम टी पी एफ का पहले 2 फेलवर के बीच का टाइम उसको हमको एम टी बी एफ बोलते हैं, ठीक है, वहीं यहाँ पे दिखाया गया था, ठीक है। टोटल डिवाइसेस आवर 20 आवर्स है, नंबर ऑफ फेलवर्स 4 है, तो एम टी बी एफ का टाइम 5000 हो गया, मतलब 5000 2 फेलवर के बीच का टाइम है। एम टी टी आर मीन टाइम टू रिपेयर, जो अपना यहाँ पे था मीन टाइम टू रिपेयर, ये वाला कितना टाइम लगा तुम्हारा रिपेयर होने में, ये मैटर करता है। तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, T1 प्लस, जितना बार रिपेयर हुआ T1 प्लस तुम्हारा 10 बार लेगा, तो 10 बार रिपेयर करने में टाइम लगा, 10 बार मोबाइल बिगड़ा 10 बार लेगा, डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ टाइम्स, तो वो हमारा मीन टाइम ऑफ रिपेयर हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, एम टी बी एफ इक्वल टू एम टी टी एफ प्लस एम टी टी आर, ऑब्वियस बात ना, एम टी दैट इज एम टी बी एफ, एम टी बी एफ है दैट इज एम टी टी आर प्लस एम टी 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 एफ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समझ, राइट। नाउ तो ये हमारा ऑप्शन सही है, यही यहाँ पे बता रहा है, फेलवर 2 फेलवर के बीच के टाइम को एफ टी बी एफ करते हैं, और फेलवर्स रिपेयरिंग को रिपेयरिंग बोलते हैं, और रिपेयरिंग से इतना को मीन टाइम क्या बोलते हैं, मीन टाइम टू फेलवर, ठीक है, फेल होने का टाइम। नाउ इफ एम टी टी आर जीरो, मतलब कि रिपेयर, मतलब आप गए सर्विस सेंटर में, आपको तुरंत मोबाइल रिपेयर करके दे दिया, मतलब हैवी सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो हैवी सर्विस दे रहा है, तो एम टी आर जीरो कर सकते हैं, तो उस टाइम के लिए बोल सकते हैं एम टी बी एफ इक्वल टू एम टी टी एफ आ सकता है, तो एम टी टी एफ कैन बी इक्वल टू एम टी टी एफ, राइट, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू ना, राइट। एम टी कैन बी यूज फॉर बोथ रिपेरेबल एज वेल एज नॉन रिपेरेबल, तो मतलब एम टी एफ उस पार्टिकल के लिए यूज कर सकते हैं जो रिपेरेबल भी है, नॉन रिपेरेबल भी है। जब एम टी टी आर जीरो कर देंगे तो मेरा नॉन रिपेरेबल के लिए भी हमारा ये काम कर जाएगा, ठीक है।
नहीं, लैम्डा जो होता है वो क्या होता है 1/MTTF, मतलब कि जो मीन टाइम फेलुअर है, ठीक है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद करना है फॉर नॉन रिपेरेबल के लिए। और रिपेरेबल के लिए क्या करेंगे, जो रिपेरेबल है मतलब जिसको रिपेयर कर सकते हैं वो है 1/MTBF, ठीक है। तो ये हो गया। तो आर टी का जो फार्मूला था e⁻λ इंटू टी, तो उसको मैं पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है कि λ1 λ2 है, राइट। तो R1 इक्वल टू क्या है, e⁻λ1t, R2 इक्वल टू e⁻λ1t। तो इसका कंपोनेंट सीरीज कंपोनेंट है, तो रियलिटी ऑफ ए सिस्टम क्या होगा, R1:R2। तो RT का अगर बात करते हैं e⁻λ1 + λ2 इंटू टी, राइट। ए सिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट, तो यहाँ पर RT का तो वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट इन सीरीज विथ MTBF ऑफ 20 आवर्स एंड 30 आवर्स, ठीक। MTBF दिया हुआ है, मतलब सिस्टम रिपेरेबल है, ठीक है। एंड रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द 400 आवर सिस्टम है रियलिबिलिटी, 400 आवर सिस्टम का रियलिबिलिटी क्या होगा ये बोल रहा है। तो सिस्टम मेरा क्या है, सिस्टम मेरा सीरीज कंपोनेंट है, ठीक है। तो सीरीज में हमारा कनेक्टेड है, दिया कुछ नहीं है, टू सीरीज दिया हुआ, देखो सीरीज कनेक्शन दिया हुआ है। तो λ1 to λ2 e⁻λ + λ2 एज ए वी कैन सी फ्रॉम हेयर, ठीक है। λ + λ2 हो गया। और यहाँ पे MTBF दिया हुआ ना, तो 1/20, तो RS इसको रियलिबिलिटी e⁻60 हो गया, ठीक है। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियलिबिलिटी के लिए हमको व्हाट इज़ द 400 सिस्टम रियलिबिलिटी वो कुछ नहीं है, उसके लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो डी हमारा ये सिस्टम हो गया, तो ऑप्शन मेरा ये सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन है मेरा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। द रियलिबिलिटी ऑफ रिपेरेबल प्रोडक्ट बाई एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई इतना, एंड MTR इक्वल टू 20 आवर्स है, ठीक है। एंड इट्स MTF ऑफ द सिस्टम है कितना, पहले देखो MTR दिया हुआ है, रिपेरेबल टाइम दिया हुआ है। तो मेरा अगर बात करते हैं रिपेरेबल टाइम है, तो ये वाला दे दिया है मेरा 1/λ के फॉर्म में दिया। MTBF हमारा यहाँ से निकल जाएगा 1/0.044, ठीक है। MTTR रिपेरेबल टाइम दिया हुआ है मेरा, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो MTF निकल जाएगा। सेम टू सेम देखो लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा निकालेंगे 250 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। MTF इक्वल टू MTBF माइनस MTTR, तो 250 - 20 दैट इज 230 हो गया, राइट। नाउ उसमें अगर मेंटेनेंस के चैप्टर्स में हमारा अवेलेबिलिटी पढ़ना, ठीक है। अवेल इसको पढ़ूंगा मैं अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो, क्योंकि नाम देख रहा है सब एबिलिटी करते करते है ऐसा, तो पढ़ने में कभी कोई प्रॉब्लम होता है इसको, ये सब वर्ड को, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी। तो मेंटेनेबिलिटी क्या है कि अगर मान लिया मेंटेबिलिटी अवेलेबिलिटी, मतलब ये दोनों टर्म को डिफाइन करने वाला है, अवेलेबिलिटी एंड मेंटेबिलिटी एंड रियलिबिलिटी, तीनों को रिलेट करने वाले हैं यहाँ पे। तो अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो इट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट और ए सिस्टम इज परफॉर्मिंग इट्स रिक्वायर्ड फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, व्हेन इट इज यूज्ड अंडर द स्टेटेड ऑपरेटिंग कंडीशन, राइट। मतलब जैसे हमको किसी को वो अवेलेबिलिटी देखना है कि जैसे किसी भी चीज़ किसी भी डेट को, या मतलब किसी भी टाइम हम लोग फिक्स कर दिए हैं, वो उस टाइम पे वो चीज़ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये हमको देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हॉल टिकट को हमको बोल सकते हैं कि अवेलेबिलिटी, उसको हम देख सकते हैं कि वो टिकट अवेलेबल है कि नहीं है पुष्पा मूवी देखने के लिए, राइट। तो देखेंगे उसका अवेलेबिलिटी, उसी को अवेलेबिलिटी बोलते हैं, हम समझ सकते हैं कि अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। नाउ मेंटेनेबिलिटी क्या है, अगर मान लिया मेंटेनेबिलिटी की बात करते हैं तो सपोज दैट एक सिस्टम पड़ा हुआ है, एक बल्ब पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मेंटेनेबिलिटी मतलब उस बल्ब को ठीक करके हम कब यूज कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं क्या नहीं, मेंटेनेबल है या नहीं है वो सिस्टम, ये इसकी बात करता है। जैसे इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट और सिस्टम इज फेल्ड, ठीक है, और सिस्टम विल बी रिस्टोर्ड टू अ स्पेसिफिक कंडीशन विद इन ए पीरियड, एक टाइम पे दिया गया ऑफ ए टाइम व्हेन द मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। मतलब कि जो हमारा कोई भी जैसे क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में एक कुर्सी है, ठीक है, वो कुर्सी टूटा हुआ और फुल स्ट्रेंथ है, एक भी कुर्सी एक्स्ट्रा नहीं है, अगर कुर्सी टूट गया है तो हम बोल सकते हैं कितना देर में वो मेंटेन हो जाए स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है तो स्टूडेंट को तो बैठना है, तो हम वही मेंटेनेबिलिटी है कि कितना देर में वो उसे वहाँ पे बन जाएगा और वो इसको यूटिलाइज कर सकते हो, वही मेंटेनेबिलिटी हो गया। तो हमारा एबिलिटी का डेफिनेशन हो गया MTBF + MTBF + MTR। कैसे, इसको देखते समझते हैं। देखो ये तुम्हारा रिपेरेबल है, रिपेयर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फेलुअर था, ठीक है। चलो इसको एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, ठीक है। आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल यहाँ पे वो ख़राब हो गया, ठीक है,
ख़राब हो गया, उस मोबाइल को आप कब तक यूज नहीं कर सकते हैं, आपके पास कब तक मोबाइल अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। उसको मैथमेटिकल में डिज़ाइन करते हैं। पहले देखो एम टी बी एफ टोटल टाइम, इतना टाइम एम टी बी एफ टाइम तक तो नहीं होगा, ठीक है। एम टी बी एफ प्लस एम टी टी आर, जो मेरा एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एम टी टी आर रिपेरेबल टाइम है, ठीक है। एम टी एफ क्या है, रिपेरेबल टाइम प्लस एम टी बी एफ, ये इतना टाइम, टोटल टाइम मेरा इतना हो गया, ठीक है। और इस टाइम नहीं यूज कर सकते हैं, प्लस अगर रिपेयर ये फेलुअर है, ठीक है, इसके बाद ही फेलुअर हो जाता है यहाँ पे, तो रिपेयर के बाद ही हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि एबिलिटी ऑलवेज लेस देन 1, तो एम टी बी एफ डिवाइडेड बाई एम टी बी एफ प्लस एम टी टी आर, राइट। तो अवेलेबिलिटी की बात करें तो एफ इंटू आर एम एस, राइट। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ रियलेबिलिटी एंड मेंटेबिलिटी, ठीक है, और सप्लाई इफेक्टिवनेस पे भी डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको देखेंगे, तो हमारा जो अवेलेबिलिटी है, जो एम टी बी एफ प्लस एम टी टी आर प्लस एम टी डब्ल्यू एस, जो कि हमारा मीन टाइम वेटिंग सप्लाई है, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज दैट ए सर्टेन सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस हैज़ सर्टेन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैज़ मीन time between failure of an 10,000 hours and mean time to repair of 20 hours. If the product is used by 100 customer, what is the availability of, availability कितना है, तो देखो पहला जो MTBF दिया हुआ है वो 10,000 दिया हुआ है, या 100 लिख दिया है, 1000 लिख दिया, ठीक है। तो 10,000 है वो MTTR, रिपेरेबल टाइम 20 आवर है। तो अवेलेबिलिटी की बात करें तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 20, तो 99.8% हो गया, राइट। Next question. An engine is to be designed to have a minimum reliability of 0.10 and minimum availability of इतना, right? Over a period of 2:10 to the power 3, मतलब MTTR बोल रहा है। तो MTTR कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो रियलिटी का जो फार्मूला है, टू द पावर लैम्डा टी, तो इसको हम लोग MTT भी निकालेंगे यहाँ से। MTT भी निकालने के बाद क्या करेंगे, अवेलेबिलिटी निकाल लेंगे। अवेलेबिलिटी का फार्मूला होगा, उससे हम लोग क्या निकालेंगे, MTTR निकाल सकेंगे ईजी से। तो हमारा MTTR निकल जाएगा 183 आवर्स, राइट। नाउ फॉर सीरीज कनेक्शन कुछ नॉर्मल सा फार्मूला है, वो ध्यान देना, ठीक है। फॉर सीरीज कनेक्शन क्या होगा कि ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा टी ऐड हो जाता है, तो ई टू द पावर समेशन ऑफ लैम्डा आई इंटू टी, ठीक है। इक्वालेंट फेलुअर रेट की फॉर सिस्टम की बात करते हैं, तो 1 by इक्वालेंट फेलुअर रेट समेशन जो होता है वो इक्वालेंट फेलुअर रेट, राइट, of the for the system. Mean time to failure for a system is equal to 1 by summation of lambda 1 plus lambda 2 something blah blah blah, right. If a failure rate of each component is same equal to lambda, तो then MTTFS, ठीक है, MTTFS क्या है, mean time to failure का जो मीन है n इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, लैम्डा इक्वल टू इतना है, तो 1 by n लैम्डा हो जाएगा, राइट। मीन टाइम टू फेलियर फॉर ए सिस्टम। नाउ the automatic focus unit of a television camera has 10 components in a series. Each component has a exponential distribution time to दिया हुआ है failure distribution with the constant failure rate of 0.05 400 hours and it is means time to failure ये है दिया हुआ है इस तरह। तो n इक्वल टू मेरा 10 दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू देख लेना 0. लैम्डा यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, लैम्डा इक्वल टू 0.05 एंड डिवाइड बाई 4 पर ये दिया हुआ है, तुम्हारा रेट दिया हुआ है, तो 1 by n टू लैम्डा एस, लैम्डा इक्वल टू मेरा इतना दिया हुआ है, इसे कैलकुलेट कर देंगे 8000 हो गया, ठीक है। बात टब कर्व, ठीक है, ये इसको हम लोग समझेंगे बात टब कर्व क्या होता है, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक और नाम है बेबुल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज मतलब समझना है और क्या, लोगों को समझना चाहिए ये सब चीज़ों को। It is graphical representation of lifetime of population of product of say failure of rate of signal। पढ़ने के लिए पढ़ लेना, मैं बताता हूँ यहाँ पे एक्चुअली ये है क्या। जैसे यहाँ पे मान लिया कोई भी प्रोडक्ट था, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट बना मेरा, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट जब बन के आता है तब टेस्टिंग होता है, तो मेन बहुत सारे प्रोडक्ट्स खराब निकलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे, सपोज दैट मतलब 1,00,000 प्रोडक्ट बना, जिसमें मान लिया 1000 है जो एट टी इक्वल टू 0 पे ही बोल दिया कि एक कनेक्शन देख कहीं बोल दिया गलत है। फिर उसके बाद टेस्टिंग हुआ, तो धीरे धीरे मान लिया 1000 पहले हुआ, इस टाइम पे मान लिया 500 खराब हुआ, फिर इसके टाइम पे 300 हुआ, 400, 500, 200 ऐसे होते होते फिर मान लिया 50,000 प्रोडक्ट एकदम नीट मिला, ठीक है, जो कि यूज करने लायक है।
और 50,000 है वारंटी पीरियड तक चलेगा, ठीक है। वारंटी पीरियड जैसा ही क्रॉस करेगा फिर से सडन है क्या कि धीरे धीरे इंक्रीज होने का, मतलब 10 दिन, पहला दिन 10 दिन 10 खराब हुआ, दूसरा दिन 20 खराब हुआ, तीसरा दिन 30 खराब हुआ, चौथा 50, 60, 1000, 2000, 20,000 और इंड टोटल खराब हो गया। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कि अगर एक यहाँ पे है इन्फेंट मोर्टेलिटी, यूजुअल लाइफ एंड बियर आउट लाइफ, ठीक है। बेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, फेलुअर रेट यहाँ पे है, तो ये है तुम्हारा राइट। रीजन 1 इन्फेंट मोर्टेलिटी है, रीजन तुम्हारा दिया हुआ है, रीजन 2 के बारे में भी बताया हुआ है, रीजन 3 के बारे में मैं स्लो कर देता हूँ थोड़ा ताकि आप लोग रीडिंग मार सके। फेलुअर रेट, बिगिनिंग ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, स्टेज फेलुअर रेट, समथिंग लाइक दैट, रीजन 2 राइट। रीजन 3 भी देख लीजिए। अब नो मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस को जानना जरूरी है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मेंटेनेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस और क्या मेंटेनेंस में क्या मतलब बना कर रखना, ऐसे बोल सकते हैं ना कि मेंटेन करके रखना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस बेसिकली। पहला रिएक्टिव मेंटेनेंस है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। मतलब रिएक्टिव मेंटेनेंस क्या है कि जब तक आप बिगड़ेगा नहीं आप उस पर कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल, आपके पास मोबाइल है और मोबाइल ख़राब हो जाती है, ठीक है, तभी आप उसके पास सर्विस सेंटर के पास जाते हैं। उसके पास नॉर्मल सभी प्रॉब्लम होता है तो कोई नहीं जाता, तो उसको रिएक्टिव मेंटेनेंस, जब वो ख़राब होगा उसके बाद ही लोग रिएक्ट करता है एंड उसके बाद वो जाता है, ठीक है, तो उसको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बोलते हैं। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बात करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, नॉर्मली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो होता है जिसमें कि एक मतलब सर्विस रूटीन होता है, जैसे कि बाइक का जो आपका होता है सर्विसिंग, वो तुम्हारा आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है जिसमें उसको करना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उसके बाद प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, जैसे कि केंट, मतलब कि केंट को बोलते हैं कि प्रिडिक्ट करता है कितना दिन के बाद वो ख़राब ही हो जाता है उसका फिल्टर्स, तो उसको चेंज करना होता है, तो 6 महीना 7 महीना जो भी है, तो प्रिडिक्टिव है, टाइमली रिप्लेसमेंट इसमें है, ठीक है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, प्रिडिक्टिव में टाइमली रिप्लेसमेंट है, रिएक्टिव में मतलब कि ब्रेक होने के बाद ही जाता है लोग, और प्रिवेंटिव मतलब एक रूटीन है, सर्विस रूटीन है, राइट। अब नाउ सेकेंड चैप्टर दैट इज सैम्पलिंग, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सैम्पलिंग, सेकेंड चैप्टर, ठीक है। सेकेंड चैप्टर के बारे में बताते हैं। कोई इतना नहीं लेंदी चीज़ नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये सब, और ये सब जो लोगों को जानना ही चाहिए। तो सैम्पलिंग में सबसे स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग क्या होता है, एक टेक्निक होता है जिससे हम एक लॉट है जिसमें बहुत सारे सामान है, उसके हम लोग को अच्छे लॉट्स लेना या ख़राब लॉट्स को रिजेक्ट करना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे सपोज दैट आपने कपड़ा खरीदने गया, ठीक है, कपड़ा खरीदते हो कैसे, देख कर खरीदते हो, तो अगर ख़राब कपड़ा हो उसको रिजेक्ट करते हैं और अच्छा कपड़ा को एक्सेप्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या, जो भी खरीद बिक्री का जो भी चीज़ें होंगी वो बल्क में होना होगा, ठीक है। तो बल्क में होना होगा तो क्या होगा कि हम सैम्पलिंग करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं 1000 कपड़ा खरीदना है तो 1000 को कपड़े को एक करके देखेंगे, तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, टाइम भी कंज्यूमिंग होगा, बहुत कुछ होगा। तो उसमें क्या करेंगे, 5-6 कपड़ा निकालेंगे, उसको फिर स्टडी करेंगे, उसके बाद उसके सहारा ही पूरा लॉट्स को हम लोग जज कर लेंगे और उसके बाद उसको लेंगे, ठीक है, उस कपड़े को, उस सामान को लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपना जो भी रिव्यूज़ है और जो भी करना है वो करेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, मतलब सैम्पलिंग नहीं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो 100% इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग इंस्पेक्शन। तो जैसे ऑलरेडी बता दिया 100% इंस्पेक्शन क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होता है। ये इन लॉट्स है, उसमें से इन रैंडम सैंपल्स को लिया, उसमें 100% इंस्पेक्शन किया। जो छोटा सा है, मान लिया 100 का लॉट है, उसमें से 5 को लिया, उसमें से 100% इंस्पेक्शन किया। सम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स उसमें पाए। इफ़ नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, जो मेरा एक्सेप्टेंस है कि मान लिया 5 कपड़ा लिया, उसमें से चलो मान लेते हैं कि 2 कपड़ा मेरा ख़राब निकला, तब भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है, उस लॉट को एक्सेप्ट करूँगा। तो मेरा अगर एक्सेप्टेंस लेट नंबर से अगर मेरा कम है डिफेक्ट, तो मैं ज़रूर उस चीज़ को खरीद लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसा ही मेरा नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ग्रेटर देन एक्सेप्टेंस नंबर, तब मैं उस चीज़ को रिजेक्ट कर दूँगा, उस लॉट को रिजेक्ट कर दूँगा, राइट। तो सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स सम रिस्क, गुड लॉट इज, मतलब अब सैम्पलिंग का एक मतलब सैम्पलिंग टाइम बचाता है, पैसा बचाता है, तो उसका एक प्रॉब्लम भी है। क्या है प्रॉब्लम, कि ये इसमें क्या होता है, जो गुड लॉट है, ठीक है, मतलब को अच्छा सामान का जो समूह है वो रिजेक्ट हो सकता है, बट बैड लॉट एक्सेप्ट हो सकता है। तो जो गुड लॉट इज रिजेक्टेड, मतलब अच्छा जो प्रोड्यूस किया है वो रिजेक्ट हो गया, तो उसको प्रोड्यूसर रिस्क बोलेंगे। और जो बैड लॉट है, मतलब बैड लॉट क्या, जो कंज्यूमर है, ठीक है, उसके रिस्क है, मतलब हम गए बाजार से, मार्केट से, और बैड चीज़ को खरीद के लाया, तो मेरा रिस्क है ना, दुकानदार का थोड़ी है, प्रोड्यूसर का थोड़ी है, तो वो हो गया। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फील्ड टू SQC, statistical quality control, right? It is popularized by Dodge Roaming, ठीक है, originally applied by USA military to testing capability in the World War II, also known as the middle of the road, ठीक है।
एंड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होगा, जैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल्स प्ले एवरीवेयर, ओके। तो इट बेस्ड ऑन गो और नो गो, मतलब सैम्पलिंग करेंगे तो क्या होगा कि हाँ जाएंगे लेंगे खरीदेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, बीच का कोई मटेरियल, बीच का कोई मतलब बात ही नहीं है। तो इट इज़ अ लॉट इन, it is a lot is having too many defectives, lot is rejected easily, and less defect that will accepted easily, right? तो जो हमारा एक्सेप्टेड सैम्पलिंग बाय वेरिएबल्स नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसको कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस इट इज आल्सो नोन एज ए कंटिन्यूअस मेथड, मतलब इनफाइनाइट, मतलब क्या बोलते हैं इसमें, हाँ हो गया, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है, कंटिन्यूअस मेजरमेंट यूजुअली मेजर्ड यूजिंग म्यू, एंड कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, म्यू और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग प्लान, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज चूजिंग एन अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग प्लान विद विच क्या स्पेसिफाई lot size, number of samples, size of each sample, and rules criteria for acceptance and rejection। तो ये इतना सारा सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान दो टाइप्स का होता है, ठीक है, एक सिंगल सैम्पलिंग और डबल सैम्पलिंग, एंड मल्टीपल भी बोल सकते हैं, डबल को भी मल्टीपल बोल सकते हैं, नॉट मल्टीपल सैम्पलिंग, बट बेसिकली यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले वो सिंपल सैम्पलिंग है और डबल सैम्पलिंग है, राइट। तो सिंगल सैम्पलिंग की बात करते हैं, मतलब सिंगल सैम्पलिंग मतलब सिंगल लॉट, ठीक है, सिंगल सैम्पल साइज, एंड सिंगल एक्सेप्टेंस, एंड सिंगल मतलब एक्सेप्टेंस साइज है जो मतलब अपना सिंगल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉट, यहाँ पे व्हेन द डिसीजन ऑफ ए एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द लॉट्स बेस्ड ऑन ओनली वन सैंपल, दिस इज नोन एज सिंगल सैंपल। तो मान लिया एन लॉट है, ठीक है, एन लॉट है, मतलब एन साइज का लॉट है, और नंबर ऑफ सैंपल वन हम लोग लिए हैं, उसमें से मान लिया छोटा सा एन है जो हम लोग ले लिए हैं बाहर, थिंग्स जो भी है एन थिंग्स का, उसमें से एन थिंग्स बाहर ले लिए हैं, उसको फिर हमने 100% इंस्पेक्शन किया, उसमें पाया डी डिफेक्ट है, ठीक है। अगर ये डी डिफेक्ट अगर मेरे एक्सेप्टेंस लेवल के अंदर आएगा तो मैं उस चीज़ को खरीद लूँगा। इफ़ डी लेस देन सी देन एक्सेप्ट, इफ डी ग्रेटर देन सी तो रिजेक्ट। ऑब्वियस बात है ना, घर से अगर मान लिया आलू खरीदने जाते हो, मान लिया 5 kg आलू है, ठीक है, उस आलू में अगर अपन एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मम्मी ने बोला चलो ठीक है, अगर 1 kg में 2 आलू अगर ख़राब होता है तो मैं तुम्हें नहीं बोलूँगी, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम है। अगर आप गए 5 kg आलू खरीदने, दुकानदार बोला कि यही आलू है, ठीक है, उसके पास आलू था कंटेनर में, आपको दिख नहीं रहा, अब उसमें से आलू लेना है, तो आपने क्या किया, उसमें से 2 kg आलू लेना, उसमें से 10 आलू निकाला आपने, 10 या फिर 5 आलू निकाला, ठीक है। अब 5 आलू निकाला, अब उसमें से एक निकला, तो आपने सोचा कि चलो सही है तो इसको एक्सेप्ट करूँगा, तो आपने एक आलू देखा सड़ा हुआ 1 kg में, तो आपने उसको ले लिया, तो वो आपका एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर वहीं शुरू से ही निकालते निकालते 3 हो जाता तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करते, नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते। वहीं यहाँ पे बोल रहा है सैम्पलिंग, राइट। नाउ फ्लो चार्ट की बात करते हैं। सिंपल फ्लो चार्ट है, क्या है कि एन है, उसमें से एन लॉट ने एन साइज का सैंपल लिया, उसमें डी जो डिफेक्ट निकला, अगर डी ग्रेटर देन सी जो एक्सेप्टेंस मेरा नंबर उससे बड़ा है तो रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस से छोटा है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और इक्वल है तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। डबल सैम्पलिंग प्लान की बात करते हैं। सिमिलरली एक सैंपल से नहीं, हम अगर बहुत बड़ा लॉट है तो उसमें 2 सैंपल लेंगे, ठीक है, जाकि सियोरिटी ज़्यादा मिले, तो उसमें क्या करेंगे, एन लॉट साइज लेंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स 2 लेंगे, एन वन साइज ऑफ सैंपल 1 और एन टू इज साइज ऑफ सैंपल 2 लेंगे, ठीक है। एन वन प्लस एन टू साइज फॉर बोथ कंबाइंड सैंपल C1 C2 एक्सेप्टेंस, जस्ट लाइक इतना हम लोग फ्लो चार्ट से इसको समझ सकते हैं, राइट। नाउ हियर यू कैन सी द फ्लो चार्ट। अगर रूल इसी बोलता है कि अगर पहला बार में जो सैंपल निकाले उसमें अगर D1 डिफेक्ट है, ठीक है, वो पहले बार के सैंपल के एक्सेप्टेंस लेवल से कम है, तो वो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके आगे बढ़ना नहीं है, ठीक है। अगर D1 ग्रेटर देन C2 है तो रिजेक्ट कर देंगे। अगर D1 लाइक या C1 C2 में, तो उसके लिए दूसरा सैंपल हम लोग निकालेंगे। फ्लो चार्ट पे आते हैं। फ्लो चार्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सो लुक केयरफुली। यार यू कैन सी दैट एन साइज का लॉट है, उसमें से पहला सैंपल का N1 निकाला, N1 थिंग्स निकाला, उसमें कि D1 डिफेक्ट है। अगर D1 ग्रेटर देन C2, राइट, D1 ग्रेटर देन C2 जो अपना C2 था, जो सेकेंड एक्सेप्टेंस लेवल है, राइट, उससे अगर बड़ा है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन D1 लेस देन C1 है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये लॉट यहीं पे तुम्हारा रिजेक्ट हो गया। तो याद रखना जो C2 है, जो हमारा C1 था, कंडीशन C2 अब इसी से बड़ा निकल गया भाई, तो ये तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा ना। और उसके C1 से छोटा है तो चलो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तुरंत। लेकिन जब बीच में आ गया तो क्या करेंगे, इस एन से इसको बिना रिप्लेस डाले N1 को यहीं पे रहने देंगे,
इधर से और मतलब n-n1 बचा ना, उसमें से n2 को निकालेंगे तो यहाँ पे n-n1 - n2 बचा, तो फिर n2 को लाएंगे और ये दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद डिफेक्ट काउंट करेंगे। अगर वो डिफेक्ट C2 से बड़ा होगा तो रिजेक्ट कर देंगे और C2 से छोटा हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट इज़ द फ्लो चार्ट। तो यू कैन सी है फ्लो चार्ट n1 n2 फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। नाउ सैम्पलिंग टर्म्स की बात करते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है और वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन आता ही आता है, पिछला साल भी आया था। तो सैम्पलिंग टर्म्स की बात करते थे, AQL एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, मतलब एक्सेप्टेबल मतलब जैसे कि मान लिया आप न्यूज़पेपर वाला विजयदशमी, दशहरा, दिवाली, होली के दिन अगर नहीं देता है तब भी लोग न्यूज़पेपर एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज़ AQL, तो मतलब परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट ऑफ द लॉट एट विच द कंज्यूमर आर वायरिंग टू एक्सेप्ट द लॉट एज अ गुड, ठीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, ठीक है। नो इलेक्ट्रिसिटी इन 15 मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूज़ नॉट डिलीवर्ड 5 टाइम्स इन ईयर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। RQL रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल, ठीक है। अब RQL की बात करते हैं, RQL रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल, ठीक है। अब ये लिमिट पार कर दिया, न्यूज़पेपर वाला क्या बोला कि हम 5 दिन नहीं 20 दिन नहीं देंगे, तो आदमी चलो ठीक 5 दिन नहीं दिया, बोला 6 दिन नहीं देंगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, दे दो कोई बात नहीं, तुम ही कंटिन्यू करो। 7 दिन नहीं देंगे सर, कोई बात नहीं, ठीक है। 10 दिन नहीं देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। 15 दिन सर साल में नहीं देंगे, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। अब वो आदमी 15 दिन तक टॉलरेट कर सकता है कि 15 दिन तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा, लेकिन 16वां दिन वो नहीं रह सकता। तो जैसा ही बोलेगा 16 डे, बोलेगा कि नहीं भाई हमको नहीं, हम 15 दिन तक टॉलरेट कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। उसको RQL बोलते हैं, रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल। मतलब क्या, द अपर लिमिट ऑन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट ऑफ द लॉट एट विच द कंज्यूमर इज वे टू एक्सेप्ट द लॉट, ठीक है। ये स्पेलिंग पे थोड़ा फोकस नहीं करना, वो यू आर मतलब यू पीपुल आर इंटेलिजेंट, आई नो, ओके। तो फिर अब वो हो गया, तो हमारा RQL हो गया, LQL हो गया, UQL हो गया। उसका इतना सारा नाम है, रिजेक्टेबल क्वालिटी लेवल, लॉट टॉलरेंस, परसेंटेज डिफेक्टिव लिमिटिंग क्वालिटी लेवल एंड एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, राइट। द अपर लिमिट ऑन द परसेंटेज ऑफ ए डिफेक्ट, ये तो हम लोग पढ़ लिए। नाउ प्रोड्यूसर रिस्क क्या हो सकता है, मतलब कि अगर गुड लॉट है और उसने कंज्यूमर ने रिजेक्ट कर दिया तो ये प्रोड्यूसर का रिस्क है ना भाई। कि अगर मान लिया अच्छा चीज़ है बट कंज्यूमर लेने से इनकार कर दिया, गलती से सैंपल निकाला, उसमें से उसको निकल गया, और हो सकता है उसके बोरे में जो आलू है उसमें मान लिया सपोज दैट 20 आलू ख़राब है और बाकी 10,000 आलू सही है, ठीक है। लेकिन वो कस्टमर आया और उस उस बोरे से निकाला, लेकिन वो जो सड़ा हुआ आलू है उसके एक्सेप्टेंस से वो ज़्यादा निकल गया, सपोज दैट उसमें 10 आलू निकल गया, सड़ा हुआ निकल गया, तो वो रिजेक्ट कर दिया। बट एक्चुअली में क्या हुआ कि उसने गुड लॉट को वो ये कर दिया, तो इसमें क्या मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा, इसमें प्रोड्यूसर का रिस्क है। तो वही बोल रहा है कि गुड लॉट इज रिजेक्टेड डिनोटेड बाई अल्फा नोन एज द टाइप ऑफ 1 एरर, इट इज़ 5% इन कॉमन, ठीक है। फिर डिफाइंड एज AQL। अब यहाँ पे देखते हैं कंज्यूमर रिस्क क्या है कि अब गया, इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉट कंटेनिंग द डिफेक्ट एक्सीडिंग द, बेचारा कंज्यूमर गया दुकान के पास, ठीक है। तो क्या हुआ, जो ये यहाँ का जो दुकानदार था उसका भाई था यहाँ पे, उसके भाई के दुकान पे गया, तो वो निकला चलाकर में, उसने क्या किया, बैड लॉट रखा और ऊपर अच्छा मटेरियल रखा। तो इसने कंज्यूमर वहाँ पे गया और वहाँ से एक सैंपल निकाला, उस सैंपल में निकाला और 10 आलू निकाला, 10 में 9 आलू उसका सही निकल गया, उसका एक्सेप्टेंस मान लिया 2 था, ठीक है। तो अब उसको निकल गया, उसने लिया, बट उसमें क्या था कि 2000 आलू सड़ा हुआ था और 10,000 आलू सही था। बट उसने ये देखकर एक्सेप्ट किया कि उसके सैंपल में उसका सिर्फ 1 आलू सड़ा हुआ मिला, बट एक्चुअली में जब वो लिएगा, वो 5 kg आलू लेगा तो उसमें ज़्यादा निकलेगा। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर फ़ायदा में है, तो यहाँ पे उसका भाई फ़ायदा में हो गया। तो वही बोल रहा है कि बैड लॉट इज एक्सेप्टेड डिनोटेड बाई बीटा एंड टाइप 2 एरर, ठीक है। टाइप 2 एरर हो गया एंड इट इज़ 100% कॉमन डिफाइंड ऑन RQL। नाउ अब ये सबको हम लोग प्लॉट करते हैं कर्व पे, उसको नाम है ओपन कर्व, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन परसेंटेज डिफेक्टिव और फ्रैक्शन डिफेक्टिव इन द इनकमिंग लॉट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सैंपल विल बी एक्सेप्टेड, राइट। उसके बीच का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है, परसेंटेज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, उसके बीच का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इट यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द सैम्पलिंग प्लान्स, इट कैन अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान, ठीक है। ग्राफ PA इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, बला इसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्मल सा है, ये देखो ये एक्सिस हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस को दिखाता है, आइए अपना डिफेक्टिव मटेरियल्स को दिखाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स। अगर मान लिया
ये अपना कर्व है, AQL कर्व है, ठीक है, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, ठीक है, राइट। एक मिनट, 1 मिनट, आई सेड राइट नो, वेयर इज sampling plan is there, okay, okay, it's fine, okay, I am right, acceptable quality level, I am right, okay, was right, so where, हाँ यार, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं QL कर देना है। तो अगर मान लिया इस 4% अगर डिफेक्ट है तो उसका एक्सेप्ट होने का प्रोबेबिलिटी कुछ है 0.6 से 0.8% के बीच में है। लेकिन ये जो तुम्हारा आपका दिखाता है वो रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी दिखाता है। जब एक्सेप्ट हो गया तो रिजेक्शन का 1 - PA, तो ये ऑब्वियस बात है ना, अगर एक्सेप्टेंस का इतना है तो रिजेक्शन का इतना चांस है। तो ये हमारा नॉर्मल से कर्व होता है, ये नॉर्मल से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ऐसे हालांकि ज़रूरत नहीं है। एज परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव इंक्रीजेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस डिक्रीज, ऑब्वियस बात है ना, अगर परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव को इंक्रीज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस का प्रोबेबिलिटी मेरा घट रहा है सिंपली, ठीक है। ये मिनिमम, इसको बीटा बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ये मिनिमम होता है, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं, वो होता है कंज्यूमर रिस्क। तो एट ए लो परसेंटेज है डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेंस ऑफ इज लो, राइट। नाउ टाइप्स ऑफ ओसी का दो टाइप्स का था, टाइप ए एंड टाइप बी, फॉर ए फाइनाइट लॉट एंड फॉर ए इनफाइनाइट लॉट, ठीक है। फाइनाइट लॉट मतलब जिसका हम लोग सैम्पलिंग का मतलब नॉर्मल सा इंस्पेक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। बट इनफाइनाइट लॉट जिसका इंस्पेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। अब अनाज में अगर चावल लेने जाओगे तो क्या 100% इंस्पेक्शन करो, कभी पॉसिबल नहीं है उसका, ठीक है। बट आलू का इंस्पेक्शन पॉसिबल है, कपड़ा का इंस्पेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो यही आता है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम कर्व की बात करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, राइट, यहाँ पे 2% है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई एक्सेप्टेंस का, बट यहाँ पे अल्फ़ा इसको बोलेंगे रिजेक्शन। ये गुड लॉट है ना, यहाँ पे AQL 2% है, मतलब समझ रहे हो कितना अच्छा लॉट है। बट अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो इसमें किसका लॉस है? जो प्रोड्यूसर है उसका लॉस है, कंज्यूमर का लॉस नहीं है। कंज्यूमर को कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर का तो मतलब ये अच्छा लॉट है, ठीक है, और अच्छा लॉट होने के बाद भी इसका रिजेक्ट हो गया प्रोडक्ट, तो मार्केट में इसका वैल्यू गिरेगा। ये कंज्यूमर जाएगा बोलेगा कि फलानमा का दुकान पे मेरा वो प्रोडक्ट ख़राब रखता है, उसके पास मत जाना, हम वहाँ पे लिए तो उसके आटा में कुछ निकल गया, कीड़ा निकल गया, कुछ निकल गया, बट वो एक्चुअली में था, वो एक गलती से गिर गया हुआ कीड़ा भाई, बट वो लोग उसको फॉलो करेंगे तो उसका प्रोड्यूसर का रिस्क है। तो 5% कॉमन है, राइट। बट यहाँ पे इस RQ रिजेक्शन पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे कंज्यूमर का रिस्क है। अब मान लिया गया उसके उस दुकानदार के भाई के फंस गया, ठीक है, वो बहुत तेज़ था, उसने क्या किया कि कीड़ा वाला आटे के ऊपर थोड़ा सा आटा रखा और फिर बोला कि सैंपल दिखा दिया और उसको बेच दिया। तो इसमें कंज्यूमर का रिस्क है, राइट। और ये तुम्हारा प्रोड्यूसर है जो प्रॉफिट में 1 - अल्फा, और ये कंज्यूमर मेरा बीटा है। तो इस एक्सिस पे यहाँ पे जो कंज्यूमर रिस्क है वो बीटा है, और यहाँ पे ये है। इस ग्राफ को हम लोग याद रखेंगे अभी सॉल्व करने में न्यूमेरिकल्स, ठीक है। AQL जहाँ पे 50% मेरा चांस है प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेंस का, तो वो हमारा AQL होता है, IQL होता है, जिसको हम लोग इंडिफरेंस क्वालिटी लिमिट बोलते हैं, ठीक है। The percentage of difficulty atom loads which the probability of acceptance is 50%, right? Note alpha is equal to 5% at AQL is equal to 0.2. बोल रहा है alpha is equal to 5%, if alpha is equal to 5% at AQL is equal to 0.2, right? Consider it take 2% of defective lots is to be a good as to be preferred, ठीक है। Reject such batch not more than 50% of time, right? Beta is equal to 10%, सब सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ, वही चीज़ बोल रहा है, right? Now इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्चुअली वीडियो लंबा हो जाता है तो उसको लिए मतलब पहले मैं नॉर्मल शॉर्ट्स में बता देता हूँ, और उसके बाद आपको रीड करना हो तो रीड करना, क्योंकि हम थोड़ा सा रुक जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस नंबर ऑन ए OC कर्व, ठीक है। अब मान लिया हमने क्या किया कि लॉट साइज को हमने कांस्टेंट, सैंपल साइज लॉट में जो सैंपल साइज है उसको हमने n को कांस्टेंट रखा है, यहाँ पे n को कांस्टेंट रखा, राइट। अब n में क्या हुआ, एक कंज्यूमर आया, ठीक है, कंज्यूमर आया और उसने बोला कि मैं अपना जैसे जैसे टाइम, मतलब टाइम नहीं, मतलब मैं एक कंज्यूमर आया, n सैंपल रखा हुआ है दुकानदार बाहर, दुकान के बाहर एक कंज्यूमर आया, उसका एक्सेप्टेंस लेवल 2 था, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस लेवल उसका 2 था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका चांस ज़्यादा है तुम्हारा रिजेक्ट करने का, क्योंकि अब भाई
एक सैंपल रखा हुआ है, उसका एक्सेप्टेंस लेवल 2 है कि 2 से ज़्यादा डिफेक्ट नहीं निकलना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो रिजेक्ट ज़्यादा करेगा और एक्सेप्ट कम करेगा, ठीक है। तो ये रिजेक्ट वो ज़्यादा करेगा, एक्सेप्ट कम करेगा। फिर एन सैंपल एक दूसरा आदमी है, वो बोला कि मेरा एक्सेप्टेंस 3 है, ठीक है। तो 3 करने के लिए क्या करेगा, बोलेगा कि मैं 3 को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो उसका चांस ज़्यादा है कि वो एक्सेप्ट करेगा। एक आदमी है, वो बोला कि मैं 4 तक एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो वो उसका एक्सेप्टेंस लेवल ज़्यादा होगा, रिजेक्शन कम होगा। तो यही हमारा ये बोलता है कि अगर मान लिया साइज लॉट सैंपल साइज कांस्टेंट है, तो हम किस तरह से बिहेव करते हैं, मतलब कि किस तरह से कर्व बिहेव करता है कंज्यूमर के साथ और प्रोड्यूसर के साथ, वही बताता है, ठीक है। तो सिंपली इसको आप स्टडी कर सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी दैट पहला तो ये हो गया कि हमने इन साइज को इन को हम लोग कांस्टेंट रखा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एक्सेप्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस मतलब हर आदमी का एक्सेप्टेंस मेरा एक दुकान पे गया और बोला कि मेरा एक्सेप्टेंस है, हम तीनों आदमी का एक्सेप्टेंस में 5 है सपोज है, ठीक है। बट एक कंडीशन है, एक आदमी बोला कि मैं 50 में 5 देखूंगा, ठीक है। तो क्या है, उसका एक्सेप्टेंस करने का चांस ज़्यादा है, 50 में उसका 5 एक्सेप्टेंस है, तो ज़्यादा चांसेस है कि उसको 5 से कम लगे। एक बोला कि नहीं मैं 100 में देखूंगा, तो उसमें ज़्यादा डिफेक्ट निकलने का चांस है, तो रिजेक्शन चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। एक बोला कि 200 में, नहीं मैं 200 में देखूंगा, तो उसका तो रिजेक्शन है पूरा, इतना बड़ा हो गया रिजेक्शन, ठीक है। 100 वाला बोला कि नहीं, मैं बोला कि मैं 5 डिफेक्ट देखूंगा, 5 एक्सेप्टेंस है मेरा, बट मैं 100 सैंपल लूँगा, तो ठीक है 100 सैंपल, उसका रिजेक्शन थोड़ा कम है। फिर उसमें एक आया बोला कि मैं नहीं 50 में मैं देख लूँगा, उसी से खरीद लूँगा, तो उसका देखो रिजेक्शन। तो यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे जो रिस्क है हमारा कंज्यूमर रिस्क, और कैसे हमारा अगर कंज्यूमर रिस्क बढ़ता है तो कंज्यूमर रिस्क बढ़ता है तो कैसे मेरा प्रोड्यूसर रिस्क घटता है, ये सब रिलेशन सिंपल है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे सैंपल साइज को इंक्रीज कर रहा है एट ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, देन देख रहे हैं हमारा कर्व जो नीचे की तरफ स्ट्रिप होता जा रहा है, तो यही बता रहा है, राइट। अब एन इंक्रीजेस पी ए प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अल्फा इंक्रीजेस, यहाँ पे अल्फा क्या है मेरा, अल्फा है जो मेरा प्रोड्यूसर रिस्क है, प्रोड्यूसर रिस्क है जो इंक्रीज हो रहा है, राइट। एंड कंज्यूमर रिस्क मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो यही बोल रहा था कि यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्क हमारा इंक्रीज हो रहा है, प्रोड्यूसर रिस्क इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर, यहाँ पे क्या था कि कंज्यूमर रिस्क इंक्रीज हो रहा था, राइट। कंज्यूमर रिस्क इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्क डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। इसको ज़रा सोच के देखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एज इन द सैंपल साइज इज इंक्रीज द ओसी कर्व बिकम्स मोर स्टीपर। ये बात सही है, कैसे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज सैंपल साइज इंक्रीजेस, अगर सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं तो कंज्यूमर रिस्क डिक्रीजेस, द कंज्यूमर रिस्क, अगर सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं तो कंज्यूमर रिस्क बिल क्या, कंज्यूमर रिस्क क्या होगा बताओ, डिक्रीज, ओके ठीक है। इन द सैंपल साइज is increased, the OC curve becomes more steeper, right? The as sample size increases, the consumer risk decreases. तो बट एक्चुअली क्या होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि स्टीपर मेरा अल्फा के कारण हो रहा है, अल्फा इसको प्रेस कर रहा है, तो स्टीपर अल्फा के कारण हो, तो अल्फा का होना, तो ये हमारा क्या होगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट बोथ आर क्या, नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नाउ दूसरा, पहला असर्शन तो यही रहेगा, सैंपल साइज इंक्रीजेज द प्रोड्यूसर रिस्क डिक्रीजेज। सैंपल साइज को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, सैंपल साइज इंक्रीज प्रोड्यूसर रिस्क डिक्रीजेज, गलत है, प्रोड्यूसर रिस्क डिक्रीज नहीं हो रहा है, प्रोड्यूसर रिस्क इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा सेकंड गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। एज सैंपल साइज इंक्रीजेज एट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ इंक्रीजेज, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट चॉइस है। एज एक्सेप्टेंस नो डिक्रीजेज, क्या, एज एक्सेप्टेंस नो डिक्रीजेज, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, राइट। कुछ था, ठीक है, ये देखो B सही है। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव दैट ए कंज्यूमर में एक्सेप्ट, दैट क्या है, LTPD, जिसको RQL भी बोलते हैं, राइट। अब AOQ एंड एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी एंड AOQL क्या होता है, देखो एवरेज आउटगोइंग मतलब कोई भी हम लोग सैंपल सेलेक्ट किए तो उसमें कितना डिफेक्ट जा रहा है उसके बारे में AOQL बताता है, तो आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंट द एवरेज परसेंटेज इफेक्टिव इन द आउटगोइंग प्रोडक्ट, ये डेफिनेशन दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो AOQL मैक्सिमम डिफेक्ट लेवल बताता है, AOQL कितना मैक्सिमम डिफेक्ट जा सकता है, ठीक है। ये हो गया।
बिफोर की बात करते हैं, N1 था, उसमें से मान लिया 0 डिफेक्ट था, 10 सैंपल उसमें 0 था, बट 90 में 2 डिफेक्ट था, तो पता तो नहीं था, फिर क्या हो गया, ये निकल गया, ये पता नहीं लगा। N2 है, इसमें 2 डिफेक्ट हमको पता लग गया, तो उसको चेक करके भेजेंगे, तो उसको 100 0 डिफेक्ट बना। एक आदमी एक सैंपल निकाला जिसमें 10 का सैंपल निकाला, उसमें 0 डिफेक्ट था, बट 90 में 2 था, तो ये तो 2 डिफेक्ट उसके साथ चला गया। बट एक सैंपल निकाला N2 में 100 था, 100% इंस्पेक्शन किए, तो क्या होगा कि 2 को निकला, उसको फिर सही करके भेजे, तो इसमें 0 डिफेक्ट निकला। तो यही बोलता है कि रिजेक्ट एंड स्क्रीनिंग एंड रेक्टिफाइंग रिप्लेस द डिटेक्ट बेसिस। तो यही बोल रहा था कि कितना डिफेक्ट जाता है वो AOQ के बताता है, ठीक है। इसका फार्मूला AOQ इक्वल टू P प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इनटू परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव एंड n माइनस n इंटू डिवाइडेड बाई n, राइट। तो लॉट में से कितना n निकाल रहे हैं वो हो गया और n हो गया, ठीक है, ये बताता है। तो ये सिंपल हो गया, राइट। AOQL मैक्सिमम लेवल के बारे में बताता है, वहीं बोल रहा है AOQL मैक्सिमम लेवल के बारे में बताता है, सेम डेफिनेशन। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इज 1%, लॉट 0.9%, नॉर्मल सा फार्मूला लिखाएंगे 0.01 इंटू, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर में अगर हाई परसेंट नंबर में लेंगे तो क्या होगा कि निगलेजेबल अमाउंट हो जाएगा, P इंटू पी ही हमारा AOQ हो जाएगा। तो P इंटू पी हमारा AOQ हो जाएगा 0.9 इंटू 0.01, दैट इज 0.095, राइट। इन एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान डेवलप्ड फॉर of lot containing 100,000 units of sample size of 85 and acceptance number is 3, the percentage defective in incoming lot दैट इज 2% एंड प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या क्या n इक्वल टू 100 दिया, n 85, c इक्वल टू 3, और बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे 1.72%, ये हमको दिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, ऐसा रीजन, इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, और नीचे आंसर मेरा दिया हुआ है, ठीक है। नाउ अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ हियर you can see this is the also question of C which is OC कर्व दिया हुआ है, बोल रहा है C इक्वल टू 0 के लिए कौन सा कर्व हो, इसका आंसर दिया हुआ है, सोच के देखिएगा इस पे आंसर। और ये भी आपका दिया हुआ है, इसका भी आंसर 2 दिया हुआ है, इसको सोच के देखिएगा आंसर। तो गाइज ये था मेरा हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, वो था बेसिक्स। 2 चैप्टर को हमने ख़त्म कर दिया है, एक था मेंटेनेंस था और एक था अपना सैम्पलिंग था। उसके बाद भी अगर अगले लेक्चर में मैं 2-3 चैप्टर्स को एक साथ लेकर आऊँगा ताकि कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इट विल मोटिवेट मी, ठीक है, टू मेक फर्दर वीडियो। ओके, थैंक यू।